हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के पिछले वीडियो में आपको याद होगा हम लोगों ने एक नया लेसन शुरू किया था जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन, जो कि लेसन 5 है। ठीक है। पृष्ठ रसायन में हम लोगों ने पिछले वीडियो में परिचय पढ़ा था और उसमें अधिशोषण, अवशोषण, इन सब की परिभाषाओं से हम लोग अवगत हुए थे। तो पृष्ठ रसायन लेसन में हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो आपको पृष्ठ रसायन की परिभाषा याद होगी कि इसमें हम लोग ठोस द्रवों की प्रकृति और उनके गुणों का अध्ययन जो है करते हैं। तो उसी संदर्भ में हम लोगों को आज आगे पढ़ना है, जो कि हमारा टॉपिक होगा और इम्पोर्टेंट होगा भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर। पिछले वीडियो में आप भौतिक और रासायनिक अधिशोषण की परिभाषा पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने एक में पढ़ा था भौतिक अधिशोषण में कि उनके बीच जो है वान डर वाल बल उपस्थित रहता है, और रासायनिक अधिशोषण में दोनों के बीच जो है रासायनिक बंधन मौजूद रहते हैं। तो आइए इन सब के बीच अंतर हम जानते हैं। तो अंतर जो है इनमें निम्नलिखित है। कौन कौन से अंतर हैं? तो पहला अंतर आप देखेंगे कि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय घटना है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय घटना है। अब देखिए, इसमें दो शब्द आया है कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। ठीक है। एक होता है जो रिवर्स करता है, यानी जिसका हम व्युत्पन्न कर सकें, जिसको पलट सकें, उलट सकें, और एक होता है जो एक प्रक्रिया संपादित हो जाएगी तो पुनः दूसरी प्रक्रिया में वो नहीं आएगी। तो भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय है, यानी उसको हम बदलकर पुनः उसकी पूर्व अवस्था में ला सकते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण जो है अनुत्क्रमणीय है। और जब भी रासायनिक अधिशोषण अगर हो जाएगा तो फिर उस घटना को परिवर्त करके हम उसको पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते हैं। ये अंतर है। भौतिक में उत्क्रमणीय होता है और रासायनिक अनुत्क्रमणीय घटना है। ठीक। दूसरा अंतर है कि भौतिक अवशोषण निम्न ताप पर होता है। भौतिक अवशोषण की जो प्रक्रिया होगी वो आपको किस पर होगी? तो निम्न टेम्परेचर यानी कम ताप पर होगी। ठीक है, लो टेम्परेचर पर। जबकि रासायनिक जो है उच्च ताप पर होता है। रासायनिक अधिशोषण की जो प्रक्रिया होगी उसका टेम्परेचर अधिक होगा, भौतिक के लिए कम होगा। नेक्स्ट आपको है कि भौतिक अवशोषण की क्रिया में अधिशोषण ऊष्मा का मान 20 किलो जूल प्रति मोल। याद रखिएगा, भौतिक अवशोषण की जो क्रिया होगी उसमें ऊष्मा का मान जो होगा 20 किलो जूल प्रति मोल से कम होता है, जबकि रासायनिक में इसका मान होता है 250 से 500 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, अंतर है ना। जैसे अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि भौतिक में निम्न टेम्परेचर पे है तो इसके ऊष्मा का मान देखिए कम है, 20 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, ताप और ऊष्मा। और रासायनिक में आपको बोला गया कि उच्च ताप पर होता है, तो उच्च ताप से आप समझ जाएंगे कि अधिक होता है किसका? रासायनिक का, यानी 250 से 500 किलो जूल प्रति मोल। क्लियर है। और अंतिम इसका अंतर दिया गया है कि भौतिक अधिशोषण में बहुआण्विक परत बनता है। ठीक है, बहुआण्विक का क्या मतलब है? यानी अधिक अणु वाले। ठीक है, बहुआण्विक परत बन जाते हैं, कई परत बनता है, जबकि रासायनिक में एकल आणविक परत बनता है। रासायनिक अधिशोषण में सिर्फ और सिर्फ एक परत बनता है, जबकि भौतिक में एक से अधिक, दो से अधिक जो है परत बनते हैं। ये दोनों जो है अंतर, ये आप अंतर है दोनों में, भौतिक में और रासायनिक अधिशोषण में। ठीक है, ये आपको रहा। अब इसी से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपको आज बताएंगे, जो कि है कि अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान से लास्ट तक वीडियो देखिएगा और इसको आप नोट भी कर लेंगे नोटबुक पे। तो देखिए, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो अधिशोषण यानी किससे किससे प्रभावित हो सकता है, मतलब कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, या उसकी क्रिया घट सकती है या बढ़ सकती है। इसको हम कहते हैं प्रभावित करने वाले
कारकों की श्रेणी में लेते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है कि गैसों का ठोस द्वारा अधिशोषण निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, अधिशोषण की क्रिया गैसों का ठोस द्वारा कैसे होगा, किस कारकों पर निर्भर करेगा? तो पहला कारक है अधिशोषक एवं अधिशोषित की प्रकृति पर। अधिशोषक की प्रकृति क्या है और अधिशोषित की प्रकृति क्या है, इन दोनों पर निर्भर करता है अधिशोषण की क्रिया। ठीक है, कैसे? तो आइए इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। अधिशोषित की गई गैस की मात्रा अधिशोषक तथा अधिशोषित होने वाली गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। आसानी से द्रवित होने वाली गैसें आसानी से अधिशोषित होती हैं। ठीक है, समझिएगा कि जो गैस आसानी से द्रवित हो जाए, यानी कम ही जो है टेम्परेचर हम उससे जो है कम करें और वो जो है क्या हो जाए, आसानी से द्रव बन जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है आपको अधिशोषण की क्रिया भी बहुत जो है आसानी से अधिशोषित भी हो जाएगी वो। जबकि कठिनाई से द्रवित होने वाली गैसें आसानी से अधिशोषित नहीं होती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो गैस का हमको अधिशोषण करवाना है वो गैस अगर बहुत जल्द तरल बनता है, कम टेम्परेचर या कम ठंडक पे, ठीक है, टेम्परेचर उसका खींचते हैं तो गैस से तरल बनता है, तो ऐसी स्थिति में हमको अधिशोषण की जो क्रिया होगी वो बहुत ही सरलता से हो जाएगी। लेकिन अगर द्रवित होने की घटना भी कठिन है तो समझिए कि अधिशोषण की घटना भी जटिल प्रक्रिया द्वारा संपादित होगी। ठीक है, इसी तरह से आपको जो है दूसरा इसका क्या दिया गया है संबंध कि अधिशोषक का सतह क्षेत्रफल। अधिशोषक का सतह क्षेत्रफल कैसा है ये भी निर्भर करता है कि जो है अधिशोषण क्रिया कैसे होगी। तो देखिए, किसी अधिशोषक का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक अवशोषण करेगा। ये भी आप बात समझ रहे हैं कि अगर क्षेत्रफल कम है और अगर हम वहां पे अगर तरल पदार्थ कोई डालते हैं तो उसी क्षेत्रफल पर उतना ही जो है आपको वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसको अधिशोषित कर सकेगा। लेकिन अगर इसका हम क्षेत्रफल बढ़ा दें, ठीक है, तो आप देखेंगे क्षेत्रफल बढ़ने से अधिशोषण की दर भी बढ़ जाएगी, अधिशोषित की मात्रा भी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है कारक कि दाब का प्रभाव, दाब का भी प्रभाव। तो देखेंगे दाब अधिशोषण, दाब में वृद्धि के साथ साथ अधिशोषण में वृद्धि होती है। यानी दाब में अगर हम वृद्धि करें तो अधिशोषण की क्रिया में भी वृद्धि हो जाएगी, यानी अधिशोषण जो है जल्दी होगा। परंतु यह वृद्धि प्रारंभ में तीव्रता से होता है और उसके बाद धीमे होने लगता है। यानी शुरू में जब हम प्रेशर जब उसका हम बढ़ाएंगे तो अधिशोषण क्रिया तो बहुत तेजी से होगा, लेकिन कुछ समय उपरांत जो है वो क्या हो जाएगा, उसकी गति मंद हो जाएगी, यानी धीमी हो जाएगी। क्लियर है? अगला आपको दिया गया है कि ताप का भी प्रभाव पड़ता है इस पर। ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप में वृद्धि होने से गैसों का अधिशोषण कम हो जाता है। देखिएगा, ताप में अगर हम वृद्धि कर दें तो गैसों का अधिशोषण कम हो जाएगा। सिर्फ आपको एक टॉपिक मिला जिसमें आपको ताप का प्रभाव अगर कम होगा, ताप में वृद्धि करेंगे तो अधिशोषण कम होगा, उल्टा हो रहा है। नहीं तो इधर आप देखेंगे सतह क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो अवशोषण ज्यादा होगा। ट्रिक आपको बता रहे हैं कि आप कैसे समझ जाएंगे। इसका क्षेत्रफल अधिक होगा तो भी आप समझेंगे कि उसका अधिशोषण ज्यादा होगा। और दाब का प्रभाव भी है, दाब भी अगर हम ज्यादा देते हैं तो उसका तीव्रता से जो है अधिशोषण की क्रिया संपादित होगी। ठीक है, ये आपको रहा। उसी तरह से आपको दिया गया है कि अधिशोषक ठोस का सक्रियण। अधिशोषक जो है जो अपने अंदर किसी दूसरे पदार्थ को ऑब्जर्व करता है उसको अधिशोषक कहते हैं। याद करिए, आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। तो अधिशोषक ठोस का सक्रियण कितना है, यानी अधिशोषक जिसमें हम उसको अधिशोषित कराएंगे वो कितना एक्टिव है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी कितनी है, इसके आधार पर भी निर्भर करता है। तो कैसे? यदि दो या अधिक गैसें अधिशोषण के लिए उपलब्ध हैं तो अधिशोषक उस गैस का अधिशोषण करेगा जिसके लिए वह अधिक सक्रियित है। समझिए, यानी ये मान लीजिए एक सतह क्षेत्रफल है और इस पर हम दो ऐसा अधिशोषक दे देते हैं, अधिशोषित पदार्थ दे देते हैं, तो ये जिसके लिए एक्टिव होगा ज्यादा। जैसे हम इधर एक जल ले लेते हैं और इधर एक जो है दूध रख देते हैं, दोनों जो है तरल हैं। अब इसको ऑब्जर्व करना है तो ये ऑब्जर्व उसको ज्यादा करेगा जिसके लिए वो एक्टिव है। समझ में आ रही है बात? जिसके लिए ये ज्यादा सक्रियित होगा
उस पदार्थ को अपने में ज्यादा अवशोषित करेगा। ऐसा नहीं है कि इसको अवशोषित नहीं करेगा, लेकिन इसकी तुलना में कम करेगा। ठीक है, तो ये आपको जो है प्रक्रिया है किसका, दोनों ये क्या बोलते हैं, अधिशोषक को प्रभावित करने वाले कारकों की। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक है आपको, इसमें सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है अधिशोषण की उपयोगिता क्या है, अधिशोषण क्यों जरूरी है, ये हम आपको अगले वीडियो में, और इसके आगे और भी टॉपिक है जिनको हम आपसे जो है इस पर हम लोग चिंतन करेंगे। ठीक है।